Hello everyone, welcome to Topper with Rapid. In this video we are going to do refraction through a slab and lateral displacement. Later we will do the refraction through a prism. तो स्टार्ट करते हैं कि जब हमारे पास एक स्लैब है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी जब लाइट उसमें से बेंड करती है तो कैसे बेंड करती है। देख सकते हैं लेज़र लाइट जो है वो पास कर रही है स्लैब में से और क्या कर रही है, लाइट का एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, लाइट शुड गो लाइक दिस, बट रादर देन गोइंग लाइक दिस लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ and suffer refraction from here a little bit here and then again suffer refraction from here। तो एक्चुअल जो लाइट का पाथ आया वो ये वाला आया, ठीक है, पर होना कितना चाहिए, होना तो ये चाहिए। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस कवर हो गया, इस डिफरेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्पर्जन, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस वीडियो। और कितना इमर्जेंस है या फिर लाइट जो बाहर निकली है, इमर्जेंट रेज जो है वो हमेशा पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट रे थी इसकी हमेशा पैरेलल होगी, दैट वी आर गोइंग टू ऑल्सो प्रूव इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जो यहाँ पे स्नेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम पैरामीटर है या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्राइव करने के लिए चीज़ों को। तो स्नेल्स जो कहता है कि हमारे पास μ1 जो है इंटू साइन आई दैट शुड बी इक्वल टू μ2 साइन आर, राइट। अगर यहाँ पे अगर हम एन ए लिख रहे हैं तो हम एन ए साइन आई भी लिख सकते हैं और एन जी साइन आर भी लिख सकते हैं, नो इशू, एक ही बात है। किसी बुक में एन से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी में म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब भी स्नेल्स लॉ लगता है याद रखो तो वो हमेशा इंटरफेस पे लगता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे लगेगा स्नेल्स लॉ, कहाँ पे नहीं लगेगा, तो वो हमेशा इंटरफेस पे लगता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इंटरफेस वो लाइन होती है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है। तो यहाँ पे दो इंटरफेस बन रहे हैं, एक पी क्यू और एक आर एस। तो पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे इंटरफेस पी क्यू पे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी क्यू पे यूज करेंगे। तो पहले हमारे पास मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए दे रखा है हमें, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो साइन ऑफ आई बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइट यहाँ पे ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था जो डॉटेड लाइन है, पर लाइट क्योंकि बेंड होती है, पढ़ा है हमने, व्हेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल था, इसकी तरफ बेंड हो गई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा R1। और बन किस में रहा है, वो ग्लास में बन रहा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है NG और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना साइन R। अगर यहाँ से मैं NA अपॉन NG की वैल्यू निकालूँ सो आई कैन राइट दैट इज साइन R अपॉन साइन I। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्नेल्स लॉ लगेगा एट इंटरफेस SR यूजिंग Snell's law at interface SR, ठीक है। तो SR में हमारे पास पहला मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे NG। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है इसमें I2, तो साइन I2 होगा। दूसरा मीडियम क्या है, एयर, सो NA लिखेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, साइन R2। यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, that we'll also calculate in this video। okay, so यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ NG अपॉन NA that is equal to sin R2 अपॉन sin I2, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको देखूँ, this is the reverse of this thing, so if I reverse the things I will write NA अपॉन NG is equal to sin of I2 अपॉन sin of R2। this is equation number 1। From 1 and 2 I can see that my this side is equal, so these two sides will be also equal। So from 1 and 2 I can write, from 1 and 2 I will have sin R1 upon sin I1 is equal to sin I2 upon sin R2। okay, by geometry अगर हमारे पास एंगल सेम है, साइन सेम है, तो I can also write sin R1 is equal to sin I2। क्योंकि अगर हम देखें ये लाइन क्या है, तो यहाँ देखो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन बन रही है हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो हमें पता होता है अगर ऐसा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो हम कह सकते हैं R1 इक्वल टू I2, तो ऐसे साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं दैट साइन R1 इज इक्वल टू I2। ये चीज़ इक्वल आ गई, ठीक है। अगर ये चीज़ इक्वल है तो फिर जो हमारी इमर्जेंट रे होगी R2 वो किसके पैरेलल होगी, I1 के। अगर ऐसा है
तो R2 भी किसके बराबर है, I1 के बराबर है। और अगर I2 और I1 सेम है और नॉर्मल लाइन तो पैरेलल होती ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, जो कि हम देख भी सकते हैं। इस फिगर में भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि पैरेलल है, इस फिगर में भी दिख रहा है हमें क्लियरली कि लाइट क्या है, पैरेलल है इंसिडेंट रे के। ओके, अब आती है हमें लेटरल डिस्पर्जन का एंगल निकालना है। वो एंगल कुछ यहाँ पे होता है ऐसा, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखो कि हमारे पास ये वाली लाइन है और एक लाइन ये वाली है, मैं इस करके दोबारा बना देती हूँ। ओके, एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होता है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पे दो एंगल हैं, एक R1 और एक डेल्टा। तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। अगर यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूँ, दैट इज द लेटरल डिस्पर्जन का जो एंगल है, दैट इज द I1 माइनस R1 ना, I1 माइनस R1। ओके, अब लगाते हैं ट्रायंगल, लेते हैं हमारे पास B। ओके, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं डिस्पर्जन निकालने के लिए। B इसको मान लेती हूँ मैं O, इसको हमारे पास C दे रखा है हमें, ये दिस इज C। ओके, तो ट्रायंगल BOC में अगर मैं देखूँ, ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि नॉर्मल की एक्सटेंशन है, ये 90 है, ये R1 है, ठीक है। और हमें ये चीज़ चाहिए, तो परपेंडिकुलर था, ये बेस था। तो यहाँ से अगर मैं कॉस निकालूँ, ये पूरी थिकनेस है स्लैब की, और थिकनेस ऑफ स्लैब T अगर हम मान ले, D भी मान सकते हैं, किसी बुक में D मान रखा है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूँ तो आई विल गेट कॉस इन ट्रायंगल BOC cos R1 is equal to perpendicular is T, base is the hypotenuse, right? So base is T and the hypotenuse is BC. So I can write BC is equal to T upon cos R1। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए डेल्टा, ये डेल्टा, ठीक है। और हमें ये लेटरल डिस्पर्जन चाहिए, तो ये जो है वो लेटरल डिस्पर्जन है। और मैं अगर ये लूँ तो इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये चीज़, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। और हमें यहाँ पे डेल्टा वाला एंगल निकालना है। तो अगर मैं साइन डेल्टा लिखूँ यहाँ से, सो साइन डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, NC अपॉन BC, ठीक है। साइन डेल्टा की वैल्यू हमें पता ही है, डेल्टा हमने निकाला I1 माइनस R1, और NC की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। और नीचे हमारे पास ये जो BC है, इसकी वैल्यू हमने निकाली T अपॉन कॉस R1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा T साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1। ये हमारे पास एक लेटरल डिस्पर्जन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास एक पेंसिल है और पेंसिल को हमने कहीं पानी में डिप कर रखा है यहाँ पे, तो पेंसिल थोड़ी जो है वो बेंड दिखती है, ठीक है, टूटी हुई दिख रही है। ऐसे ध्यान से देखो तो यहाँ से पेंसिल ऐसे है और यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो गई है और टेढ़ी सी जा रही है, ठीक है। अगर मैं देखूँ इसको, मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो मुझे लगेगा पेंसिल का एंड क्या है, यहाँ पे है, पर एक्चुअल पेंसिल का एंड कहाँ था, यहाँ था। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बनी वो एक्चुअल डेप्थ बनी, और यहाँ से यहाँ तक बनी जो एपरेंट डेप्थ बनी, यानी वो जो आपको दिख रही है और एक जो एक्चुअल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस फॉर्मूला है, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो अगर मैं एक्चुअल डेप्थ को रिप्रेजेंट करूँ D से, ठीक है, और जो मेरी एपरेंट डेप्थ है वो D डैश है, तो D डैश का फॉर्मूला होगा D डैश इक्वल टू D अपॉन N, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट इन डेप्थ। तो कितनी शिफ्ट हुई, शिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन N। अगर शिफ्ट निकालना हो हमें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन N, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये जो टॉपिक है और जो डेरिवेशन है वो बहुत इजी है, बस आपको उसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। वंस यू हैव मेड द डायग्राम देन द डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। और ये आपको पता है आपका प्रैक्टिकल भी है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि वहाँ पे भी आपको सेम डेरिवेशन ड्राइव करनी पड़ती है। तो पहले डायग्राम समझते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म का ए यहाँ पे प्रिज्म एंगल जिसे हम कहते हैं वो है, ठीक है। अब प्रिज्म के हमारे पास ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ये वाला ट्रायंगुलर फेस और ये वाला ट्रायंगुलर फेस, नीचे वाला फेस रेक्टेंगुलर होता है। तो ABC हमने ट्रायंगुलर रीजन लिया है। यहाँ पे O जो P है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये जो हमारे पास PN है नॉर्मल है। हमें पता है जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में पास करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो लाइट जो है, क्योंकि ये नॉर्मल था,
ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट फिर सफ़र करेगी स्ट्रेट लाइन में क्योंकि अंदर कोई चेंज नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेकंड इंटरफेस आएगा जो कि AC है, वहाँ पे लाइट क्या करेगी, रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल था इसका, नॉर्मल से वे बेंड करती है, और I2 जो लाइट होगी वो I2 एंगल से बाहर निकल जाएगी। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट EB कहते हैं, किस बुक में EB लिखा है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है उसको हमने मान लिया Δ1, ये वाला एंगल हमने मान लिया Δ2, नीचे वाला R1 था, ये वाला एंगल R2 था, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और ये जो मेरे पास लाइट इमर्ज हुई है उन दोनों को एक्सटेंड कर दूं तो दोनों यहाँ पे कहीं मिलती हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और इसी को हमें मिनिमम प्रूफ करना है लास्ट में। तो बहुत ईजी टॉपिक है, बस हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो पहले अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट पे ये पूरा एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वर्टिकली ऑपोजिट है। सो आई कैन राइट माई I1 इज इक्वल टू Δ1 प्लस R1, राइट। सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट Δ1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये जो मेरा I2 है वो इसके बराबर होना चाहिए। सो आई कैन ऑल्सो राइट I2 माइनस R2 इज इक्वल टू Δ2, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो डेल्टा वाला एंगल है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन रहा है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको एक्सटेंड किया मैंने यहाँ पे, ओके, इसको एक्सटेंड कर रखा है और ये एंगल डेल्टा बन रहा है। हम छोटी क्लास से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ये जो डेल्टा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। रीजन क्या आएगा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, MPR इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो आई कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, Δ1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, Δ2 की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। यह कंबाइन कर लो, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, ये हमारे पास आ गया डेविएशन यानी डेल्टा, ठीक है। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लेंगे, पहले बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर लेते हैं, ये मैं से इरेज कर देती हूँ, ओके। पहले बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर लेते हैं, APNR और A, ये वाला क्वाड्रिलेटर लिया मैंने, ठीक है। हमें पता है क्वाड्रिलेटर में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं हम, APNR, ठीक है। हमें पता है उसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। अब जो मेरा M था, सॉरी M नहीं, यहाँ पे A आएगा, ठीक है, ये एंगल A है, क्वाड्रिलेटरल, ओके, A प्लस N इक्वल टू 0, सॉरी 180 आ गया ना हमारे पास। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोबारा हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल छोटी वाली, इसका नाम है PNR, ये वाली ट्रायंगल यूज़ करने वाले हम PNR, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PNR, तो मैं इसमें लिख सकती हूँ PNR में 3 एंगल बन रहे थे, ये R1 था, ये R2 था, ये N था, R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 and 3 मैं इक्वेट करूँ, 2 and 3 मैं देख सकती हूँ ये भी 180 डिग्री, वो ये भी 180 डिग्री, ठीक है। N यहाँ भी है, N यहाँ भी है, तो कंपेयर करें तो आई कैन राइट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यूजिंग रिजल्ट इन 1, यूजिंग अबव रिजल्ट इन 1, तो मुझे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो मिलेगी I1 प्लस I2 तो रहेगा ही, माइनस क्या आ जाएगा एंगल ऑफ A, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पूछी जाती है चीज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पूछेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी डेविएशन हो रहा है ये तो हमें पता है,
नाउ हाउ वी कैन मिनिमाइज द डेविएशन, तो हम मिनिमाइज तब करेंगे जब I1 की वैल्यू किसके बराबर हो, I2 की वैल्यू के बराबर हो, तब हमारे पास एंगल जो होगा वो मिनिमम होगा। हम मान लेते हैं वो I के बराबर है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो माई डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस I माइनस A, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2I इज माइनस A माइनस एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। सबसे पहले एक और चीज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं, R1 और R2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए R के, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ1 साइन I इक्वल टू, आप किसी भी इंटरफेस पे लगा सकते हो, वैल्यू सेम आएगी, साइन R, ठीक है। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं, मान लो तो मेरी I की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का A है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू 2I, सो I विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस A अपॉन 2, ठीक है। किसी बुक में इसको D से भी डिनोट कर रखा है, तो वी कैन ऑल्सो राइट D प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ I, ठीक है। तो आ जाएगा μ1, यहाँ पे जाएगा साइन D प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू μ2 साइन R कितना है हमारे पास, R की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिखा था कि A इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो जगह R प्लस R इक्वल टू A, सो 2R इज ऑल्सो इक्वल टू A, सो R विल बी इक्वल टू A अपॉन 2। तो यहाँ से हम R की वैल्यू उठा के लिख सकते हैं A अपॉन 2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, μ1 साइन D प्लस A अपॉन 2, ये D मिनिमम डेविएशन है, μ2 आ जाएगा, साइन R की वैल्यू कितनी है, A अपॉन 2, यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ, साइन D प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जो कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा म्यू के बराबर। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है लास्ट रिजल्ट, जो कि है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ भी बनता है जो कि कुछ ऐसा शो करता है, तो मिनिमम डेविएशन यहाँ पे कहीं आती है, और ये हमारे पास डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, और यहाँ पे मिनिमम हमारे पास डेविएशन होती है, और यहाँ पे एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शिफ्ट से जो है न्यूमेरिकल भी बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं।